दोस्तों नमस्कार। एलएन एकेडमी चैनल पर इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। ये वीडियो हड़प्पा सभ्यता का चौथा और अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था और उसमें हम लोगों ने शहर निर्माण योजना और उसके साथ जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ा था और फिर पूरे हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें विदेश व्यापार वगैरह को हम लोगों ने प्रमुखता से पढ़ा था। अगली विशेषताओं में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का समाज, हड़प्पा कालीन समाज, हड़प्पा कालीन धर्म और हड़प्पा कालीन कला। ये और अंत में हम लोग अलग से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का विषय वस्तु हम लोग शुरू करें हड़प्पा कालीन समाज से, हड़प्पा कालीन समाज से, हड़प्पा कालीन समाज से। ग्रामीण समाज भी था हड़प्पा समाज, शहरी समाज भी था, व्यापारी समाज भी था, कृषक समाज भी था। हर तरह का कहा जाता है कि समाजों को वर्णन हड़प्पा सभ्यता में हमें मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, स्केलेटन से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः चार प्रजाति के थे। सबसे अधिक संख्या में भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन, मोहनजोदड़ो में तो निश्चित तौर पर मेडिटेरेनियन की संख्या सबसे ज़्यादा हुआ करती थी और ओवरऑल सबसे ज़्यादा संख्या में यही भूमध्य सागरीय हुआ करते थे। भूमध्य सागरीय के बाद हुआ करते थे प्रोटोस्टेरॉइड, तीसरे प्रजाति के लोग को हम लोग अल्पाइन कहते हैं, अल्पाइन प्रजाति, और चौथा मंगोलाइट प्रजाति। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये इन्हीं चार प्रजातियों के थे। पुरातात्विक उत्खननों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा समाज में कहा जाता है कि विभाजन था और समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। जब हम लोग शहरी मतलब कि योजना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो हर एक शहर के पश्चिमी भाग में हम लोगों ने दुर्ग का जिक्र किया था और दुर्ग में जो था वो उसमें उस समाज के जो प्रिविलेज लोग थे, जो शासक वर्ग थे, नियंत्रक जो थे, वो लोग रहा करते थे। और सामान्य आपका कहा जाता है कि समाज के लोग आपका निचले शहर में रहा करते थे। पुरोहित वर्ग या कोई अन्य वर्ग वो सब दुर्ग में निवास करते थे, ऊंचे प्रशासनिक वर्ग, और मध्य भाग में और निचले भागों में आपका उस शहर के आपके व्यापारी, औद्योगिक श्रमिक, ये सब रहा करते थे। हड़प्पा कालीन समाज इस तरह से हम देखते हैं कि दो भागों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ था। आगे भी चलकर सामाजिक पहलू के विभिन्न बारों में बात करेंगे तो थोड़ा सा अंतर तो समझ में आता है उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। हड़प्पा समाज में कहा जाता है कि निम्न शहर के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, किसानों की संख्या ज़्यादा थी और शहरी लोग तुलनात्मक रूप से थोड़े से कम संख्या में थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोगों जो वस्त्र का प्रयोग करते थे वो वस्त्र का प्रयोग सूती भी था और ऊनी भी था। सूती भी दो प्रकार का पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो से जो एक साधु की तस्वीर मिली है और उसने जो कपड़े ऐसे जो ओढ़ रखे हैं उसमें जालीदार कपड़ों का प्रमाण मिलता है। तो ये कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन समाज में आपका कहा जाता है कि लोग जो वस्त्र का समाज के लोग जो वस्त्र का इस्तेमाल करते थे वो सूती भी हुआ करता था और ऊनी भी हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन का बात है तो वो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है जो उनके मांसाहारी होने का सबूत है। हड़प्पा समाज के लोग, हड़प्पा समाज बेसिकली कहा जाता है कि एक मातृसत्तात्मक समाज था, एक मैट्रिमोनियल सोसाइटी था, आपको कहा जाता है मातृसत्तात्मक।
वहाँ जो टेराकोटा का जो फिगरेंस मिली है, उस फिगरेंस से पता चलता है महिलाओं के संग ज़्यादा संख्या में फिगरेंस मिली है। और इसी आधार पर विद्वानों ने बतलाया है कि हड़प्पा का समाज जो था वो आपका एक मातृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे थोड़े भौतिकवादी थे और उन लोगों को अपने मतलब है कि आवश्यकताओं में आभूषण बड़ा प्रिय था, आभूषण उन लोगों को बड़े प्रिय था। गरीब हो या अमीर, कहा जाता है कि हड़प्पा समाज का प्रत्येक वर्ग आभूषण प्रिय था। अमीर लोगों के जो आभूषण होते थे उस आभूषण में आपका कहा जाता है कि सोना, चांदी इत्यादि बहुमूल्य पत्थर के मतलब आभूषण होते थे। जबकि गरीब लोगों के जो आभूषण हुआ करते थे या तो मिट्टी को पकाकर बनाए जाते थे, या सीप के बनाए जाते थे, या फिर शंख के बनाए जाते थे। ये लेकिन आभूषण सबको प्रिय था। सजने संवरने का भी शौक था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, और कहा जाता है कि उत्खनन से हमें बहुत सारी ऐसी सामग्रियां मिली हैं। लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, हाथी दांत का बना हुआ कंघी, तांबा का दर्पण, और तो और हड़प्पा में तो एक पूरा श्रृंगारदान मिला है जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती थी। पूरा मोहनजोदड़ो में चांदी की चूड़ियां मिली है। और इस तरह से विभिन्न आपके कहा जाता है कि आपके श्रृंगार की चीजें मिली हैं, आभूषण बड़ी मात्रा में मिले हैं। गले में पहनने के लिए नेकलेस, चूड़ियां, अंगूठी, सभी प्रकार के आभूषण वहां से प्राप्त हुए हैं। सभी प्रकार के आभूषण वहां से प्राप्त हुए हैं और सारी लोग व्यापक रूप से इसका प्रयोग करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो बड़े आभूषण प्रिय थे, आभूषण प्रिय थे आपका कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा कालीन समाज के लोगों का अपने घर की व्यवस्था भी एकदम उत्कृष्ट थी। चारपाई सोने के लिए, विभिन्न प्रकार के बर्तन खाना बनाने के लिए, बिछाकर बैठने के लिए चटाई, इन सब का भी प्रमाण मिलता है। सामाजिक जीवन में एक बात जो स्ट्राइकिंग लगती है कि कुछ कब्र से, हड़प्पा कालीन कुछ कब्रों से आपका कहा जाता है कि युगल समाधान के बारे में पता चलता है। और इस युगल समाधान में दो कंकाल मिलते हैं, एक स्त्री की कंकाल होती है और एक पुरुष का होता है। तो इससे कुछ विद्वान इसे सती प्रथा से जोड़कर देखना चाहते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज में आपका कहा जाता है कि शायद सती प्रथा या उसी तरह की कोई भी व्यवस्था उन लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन में रही हो। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो अपना मनोरंजन करते थे, उनके मनोरंजन में कुछ गतिविधियां शामिल थी। रेगुलरली वो ये सब किया करते थे। शिकार करना उनके लिए मनोरंजन का प्रथम साधन था। पशु पक्षी लड़ाना, शतरंज, पहली बार शतरंज का प्रमाण हमें है। शतरंज या उसी तरह का कोई खेल निश्चित तौर पर हड़प्पा सभ्यता के लोग खेलते थे अपने मनोरंजन के साधन के रूप में। तो ये सब इन लोगों का कहा जाता है कि मनोरंजन के साधन थे, मनोरंजन के साधन थे। तो ये सब कुछ प्रमुख बातें हैं हड़प्पा सभ्यता के समाज की। अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा कालीन धर्म के बारे में। हड़प्पा कालीन धर्म के बारे में लिपि के डेसिफर नहीं होने की वजह से जो हड़प्पा कालीन धर्म का जो कुछ भी दार्शनिक पक्ष रहा होगा, उस दार्शनिक पक्ष के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।
हाँ, हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त मोहरों से और पॉटरी से, जो आपका कहा जाता है कि जो मृण मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में, उन मृण मूर्तियों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में एक झलक मिलती है। अब चलो, एक मुहर पाया गया है जिसको पशुपति मुहर के नाम से जाना जाता है। और इस सील में आपका कहा जाता है कि एक ऊपर सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ है, उसका एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है। योगेश्वर, इसको योगेश्वर कहा गया। इसके सिर पर आपका कहा जाता है कि एक मुकुट है, मुकुट में सिंह निकले हुए हैं ऊपर की ओर। इस पशुपति मुहर में ये बाईं तरफ, मतलब यहाँ पर इस मूर्ति के दाहिनी तरफ, लेकिन हम लोग के हिसाब से बाईं तरफ हाथी और बाघ का चित्रण हुआ है, जबकि हम लोग के हिसाब से दाहिनी तरफ और इस मुहर के हिसाब से इसके बाईं तरफ कहा जाता है कि भैंसा का और गेंडा का चित्रण हुआ है। और ये पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, इसके पैर के नीचे दो हिरन का चित्रण हुआ है। इसके बारे में माना जाता है पशुपति मुहर जो था, पशुपति जो थे प्रोटो शिवा इनको कहा जाता है, शिव का सबसे प्रारंभिक रूप इसी को माना जाता है। पशु मतलब जानवर, पति मतलब मालिक, जानवरों का मालिक, जानवरों का देवता। ये पशुपति शिव थे। और कई मुहरों पर आपका कहा जाता है कि इनका अंकन हुआ है और ये पूजनीय थे। पशुपति मुहर के बाद आपका कहा जाता है सर्वाधिक जो प्रचलित आपका जो पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा, वो मातृदेवी थी। और जिसको ये लोग उपज की देवी, इनको लगता था कि जमीन में अन्न डालने से जो पौधों की पैदावार होती है, जो अन्न की पैदावार होती है, ये उन्हीं की देवी है। ये उपज की देवी थी। ये फर्टिलिटी गॉडेस, और इनको मातृदेवी इनका डिपिक्शन बहुत सारे कहा जाता है कि टेराकोटा फिगर्स पे हुआ है। ये उर्वरता और शक्ति की देवी थी। ये हड़प्पा सभ्यता के मुहरों से ही पता चलता है कि जानवरों की भी पूजा हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवर की भी पूजा किया करते थे। और एक काल्पनिक पशु होता था, एक श्रृंगी, इसको यूनिकॉर्न कहा गया था। यह पूजनीय वस्तु था। इसका भी डिपिक्शन बहुत सारे मुहरों पर हुआ है। कुबर वाला बैल दूसरा पूजनीय पशु था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करने के बाद जानवरों की भी पूजा किया करते थे, पेड़ों की भी पूजा किया करते थे। वो लोग पीपल की पूजा किया करते थे, जल पूजा किया करते थे वो लोग, नाग पूजा किया करते थे वो लोग। और इस प्रकार बहुत सी परंपराएं जो बाद में चलकर भारतीय धार्मिक व्यवस्था का भी एक अंग बनी, वो सब हड़प्पा काल में आपका कहा जाता है कि एनिमल सेक्रीफाइस, अग्नि पूजा का एक अच्छा प्रमाण हमें कालीबंगन से मिलता है, जिसमें हमें कई हवन कुंड मिलते हैं। और उन हवन कुंडों में आपका कहा जाता है कि हड्डी और राख हमें मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक
अब विशिष्ट देवता की पूजा करते थे। ये देवता हड़प्पा सभ्यता का नहीं था, इसका नाम था गिलगमेश, और ये मेसोपोटामियन सभ्यता का हीरो था। और ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसे भी पूछते थे। और इसकी बहादुरी यही थी कि एक साथ लड़ते हुए ये 2 बाघों को मारता था और जिंदा बच निकलता था। तो उसी गिलगमेश की पूजा आपका कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जादू टोना इत्यादि पर भी लगता है कि विश्वास था, और इसके लिए बहुत सारे एमुलेट्स का इस्तेमाल किया करते थे। वो लोग ताबीज वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, आपका कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो स्वास्तिक चिन्ह जिसका प्रथम प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, ये सबसे पहले इसी तरह के आपके एक चिन्ह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। इस तरह के भी चिन्ह का प्रमाण मिलता है, क्रॉस का भी प्रमाण मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कहा जाता है कि जादू टोना इत्यादि पर और उससे अपना बचाव के लिए ताबीज वगैरह का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों के मरने के बाद उनका जो क्रेमेशन होता था वो 2 तरीके से होता था। एक, या तो उनके शव को जला दिया जाता था, या उनके शव को दफनाना। कई कब्र मिले हैं, और उन कब्रों के अध्ययन से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो दफनाते थे उसमें भी एक पैटर्न था। यहां भी कुछ धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है, धार्मिक कर्मकांडों का पालन किया जाता था। कब्रों में आपका कहा जाता है कि मानव संसार के साथ साथ आपका श्रृंगार की वस्तुएं, बर्तन, और एकाध कंकाल में तो आदमी के साथ साथ आपका कहा जाता है कुत्ते का कंकाल, कुत्ता का कंकाल। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को दफनाया जाता है उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती थी, उसकी जितनी भी प्रिय वस्तुएं होती थी, वह उनके साथ ही कब्र में दफना दिया जाता है। और इसी आधार पर कुछ विद्वान बतलाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में भरोसा था। उनको लगता था ये व्यक्ति जहाँ भी जाएगा मरने के बाद, वहाँ ये सब इसकी प्रिय वस्तु थी, ये सब वस्तुएं उसके साथ रहेगी। तो ये मान्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों में सबको दफनाने को लेकर थी। दफनाने का भी कई तरीका होता था। या तो सीधे सीधे आपको कहा जाता है कि उसको दफना दिया जाता था, या पहले उसको खुले में रख दिया जाता था और उसमें जानवर पक्षी वगैरह उसका भोजन बनाते थे, और कुछ दिनों के बाद उसके बचे हुए हिस्से को वो दफना दिया जाता था। और इस तरह से कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आपका कई तरीके से सबको दफना देते थे। हाँ, एक बात तो स्पष्ट है, जितने भी आपके जो हड़प्पा सभ्यता के कब्र हैं वो सभी के सभी नॉर्थ साउथ है। उत्तरी दक्षिणी दिशा में जितने भी कब्रगाह मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, सभी के सभी आपका कहा जाता है कि सभी उत्तर दक्षिण दिशा में हमें मिलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज और हड़प्पा कालीन धर्म का अध्ययन करने के पश्चात अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हड़प्पा कालीन सभी विशेषताओं की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है, और वो हड़प्पा कालीन कला। उसके पश्चात विशेषताओं का हमारा मामला समाप्त होगा, और लास्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन पूरा हो जाएगा। हड़प्पा काल की कला विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। हाँ, कई प्रकार के आपका कहा जाता है कि अगर लिस्ट किया जाए तो बर्तन हड़प्पा कालीन कला के पहले नमूने हैं। हाँ। बर्तन के बाद आपका कहा जाता है कि मूर्तियाँ, धातु की भी मूर्तियाँ, कांसे मिट्टी की पकी हुई मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ ये पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के औजार और फिर मुहरे हड़प्पा कालीन कला का ये भी एक उत्कृष्ट नमूना। तो मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों की कला की जो अभिव्यक्ति हुई वो विभिन्न रूपों में हुई, और उनकी अपनी एक विशिष्ट कला शैली हड़प्पा कालीन समाज में मौजूद थी। सबसे पहले देखें हम लोग बर्तन। बर्तन भी आपका कहा जाता है कि बर्तन धातु के मिले हैं, और मिट्टी के मिले हैं। सामान्य तौर पर जो मिट्टी के बर्तन हैं वो लाल रंग के, और उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है,
इसलिए कभी पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के मतलब पॉटरीज को, बर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहा जाता है कि ब्लैक ऑन रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर, यह हड़प्पा काल की पोटरी थी। लाल रंग पे काले रंग से चित्रकारी। ये चित्रकारी जो होती थी पत्तों की होती थी, मछली की होती थी, पेड़ों की होती थी, ये सब चित्रकारी होती थी। बर्तनों पर एक डिजाइन बनाने के तहत ये आपका कहा जाता था। धातु के भी बर्तन मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में हमें चांदी की एक तस्तरी मिली है, चांदी की एक तस्तरी मिली है। इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के काल के लोग बर्तन बनाना एक उद्योग में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और इसलिए हर घर की जरूरत थी बर्तन, और उसका व्यापक, और उसमें कलात्मकता काफ़ी झलकती है इन लोगों की। बर्तन के बाद कला का जो दूसरा रूप था उसको हम लोग मूर्तियों के रूप में देखेंगे। पत्थर की भी मूर्तियां मिली हैं और धातु की भी मूर्ति मिली है। पत्थर की कुल 12 मूर्तियों का उदाहरण है। 2 मूर्तियां मिली है पुरुष धर का, पुरुष के धर भाग का, यहां से यहां तक ये पत्थर की मूर्तियां पाई गई है। एक साधु की मूर्ति मिली है, आंखें बंद किए हुए मेडिटेशन की अवस्था में एक साधु, दाढ़ी युक्त साधु का मोहनजोदड़ो से पत्थर की मिली है। तो इस तरह से कहा जाता है कि पूरा का पूरा पत्थर की कई मूर्तियों का उदाहरण मिलता है, और साथ साथ धातु की मूर्ति में आपका मोहनजोदड़ो से पाई गई। कहा जाता है कि नृत्य रत्न नारी, डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो। ये एक कांसे की मूर्ति है, लगभग 11 सेंटीमीटर ये ऊंची मूर्ति है। ये जो डांसिंग गर्ल है वो नृत्य की कहा जाता है कि त्रिभंग मुद्रा में देखी गई है। इसको त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं, जिस भाव मुद्रा में वो नारी है। धातु का ही बना हुआ कहा जाता है कि भैंसा मिला है, बफेलो मिला है, धातु का, तांबा का बना हुआ। टॉय कार्ट तांबा का ही बना हुआ आपका कहा जाता है कि टॉय कार्ट मिला है, टॉय कार्ट मिला है। तो मूर्तियां पत्थर की भी बनती थी और मूर्तियां धातु की भी बनती थी। हालांकि धातु के उदाहरण काफ़ी कम हैं। यह जो आपका मोहनजोदड़ो का जो नेतृत्व नारी है, इसको माना जाता है कि कांसे की दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति, और हड़प्पा सभ्यता का ये मूर्ति जो था वो तो मास्टरपीस था ही था। ये बहुत सारा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई से बहुत सारे मृण मूर्तियों का प्रमाण मिलता है हमें। मिट्टी को पकाकर बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियां। मृण मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में आपका कहा जाता है जो मिली है वो मातृदेवी की मूर्ति है, मातृदेवी की मूर्ति है, मातृदेवी की मूर्ति है। इसके अलावा कहा जाता है कि मिट्टी के बहुत सारे छोटे छोटे आकृति के आपके खिलौने बनाए जाते थे, जिनमें आपका कहा जाता था बंदर हुआ करता था, कुत्ता हुआ करता था, आपका कहा जाता था चिड़िया हुआ करती थी। ये सब मिट्टी के आकार के बनाए जाते थे, मिट्टी के आकार के बनाए जाते थे। आपका पूरा भेड़ भी, 1-2 उदाहरण भेड़ का भी मिलता है, पशु का भी पूरा का पूरा विवरण मिलता है। तो इस तरह से आपका कहा जाता है कि हजारों की संख्या में आपका मृण मूर्तियाँ मिली है, और इसी को हम लोग क्या टेराकोटा के नाम से जानते हैं, टेराकोटा के नाम से जानते हैं। मिट्टी को पकाकर बनाई गई आकृतियाँ, मिट्टी को पकाकर बनाई गई आकृतियाँ। हड़प्पा सभ्यता के कहा जाता है कि लोग विभिन्न प्रकार के औजार भी बनाया करते थे, आपका कहा जाता था।
पत्थर के भी औजार होते थे, धातु के भी औजार होते थे। कहा जाता है कि औजारों में आपका कुल्हाड़ी, आपका कहा जाता है कि चाकू, तीर के नोक इत्यादि बनाए जाते थे। ये जरूरत के हिसाब से चीज़ों को आकृति प्रदान की जाती थी, चीज़ों को, पत्थरों को आकृति प्रदान की जाती थी। फिर मूर्तियों के पश्चात, ये औजारों के पश्चात अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के मुहरों के बारे में। पहले भी मुहर का यदा कदा जिक्र हुआ है। हाँ, आज थोड़ा सा स्पेसिफिक कुछ बातें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के मुहर के बारे में आपके कहते हैं। इनको भी कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना। जितने मुहरें थी वो बेसिकली स्टेटाइट की बनी जाती रहती थी, सील खड़ी जिसको हम लोग कहेंगे। ये सॉफ्ट स्टोन था, इस पर कुछ लिखना, कार्विंग वगैरह करना इजी था, और यही आपका कहा जाता है कि मुहर का मेन रॉ मटेरियल था। और ये मुहरें जो थी स्वामित्व का प्रतीक थी, आपका कहा जाता है। और इन मुहरों पर आपका कहा जाता है कि हड़प्पा के लिपि के बहुत सारे हिस्से हमें मिलते हैं, आपका कहा जाता है। नीचे जो कुछ भी बना हुआ आपका कहा जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्से में ऐसा लगता है कि हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा गया है। मुहरों से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के जानवरों के बारे में पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता के जानवरों के बारे में पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता के देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। तो हड़प्पा काल की मुहरें जो थी वो धार्मिक मामलों में महत्वपूर्ण थी, उनका धार्मिक महत्व था, और साथ ही साथ उनका व्यापारिक महत्व भी था। मुहरें आपका कहा जाता है कि एक तरह से संपत्ति के मालिकाना हक को शो करती थी, प्रदर्शित करती थी। ये मुहरें जो होती थी ये आपका स्टेटाइट का तो बना होता था, और ये आयताकार भी होती थी, मैक्सिमम आयताकार ही होती थी, लेकिन कुछ वर्गाकार मुहरों का भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के मुहरें जो हुआ करती थी वो आयताकार हुआ करते थे। मुहरों के बाद अब एक हड़प्पा सभ्यता के हम लोग ऐसी विशेषता के बारे में बात करें जिसके बारे में शुरू दिन से हम लोग कहते आए हैं कि जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि ये एक रहस्य है अभी तक। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये लिपि को डिसिफर कर लिया जाएगा पूरी तरह से, तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में निश्चित तौर पर जो जानकारियाँ हैं उन जानकारियों में और भी समृद्धि आएगी, और भी समृद्धि आएगी। हड़प्पा सभ्यता के लिपि हमें कई स्थानों पर मिलते हैं। लिपि का पहला जो हमें प्राप्ति स्रोत जो है वो मुहरें हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बर्तन थे जिन बर्तन पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कहा जाता है चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक आपका कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो चित्र प्रयोग में लाए गए हैं उनमें कहा जाता है कि अंग्रेजी के यू आकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, और साथ ही आपका कहा जाता है कि मछली का आपका ये चित्रण, आपका इस तरह का चित्रण, तो ये सब आपका कहा जाता है कि प्रोमिनेंटेंस, ये सब सिंबल जो है आपका फ्रिक्वेंटली प्रयोग में आया है। नॉर्मली जो लिपि मिली है वो कहा जाता है कि 6 अक्षरों की, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी जो लिपि है वो 17 अक्षरों की मिली है हड़प्पा सभ्यता की। लिपि का जो लिखावट था उसमें भी एक विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, मान लीजिए कि यहाँ किसी भी चीज़ पर लिपि लिखा हुआ है तो दाहिनी ओर से शुरू होता था और बाईं ओर जाता था, और उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाता था, फिर बाएं से दाहिनी ओर, फिर दाएं से बाईं ओर, फिर बाएं से दाएं ओर, इस तरह की लिपि थी, जिसको गौमुत्रिका लिपि कहा जाता है। बॉस्ट्रोफेंडोन स्टाइल।
पहली लाइन दाहिने से बाईं ओर और फिर बाएं से दाहिने ओर, फिर दाएं से बाईं ओर। ये आपका गौमूत्रिका लिपि इसका नाम है। ये एक चित्राक्षर लिपि भी थी, जो लिपि जो थी वो कहा जाता है चित्रों के रूप में थी, अक्षर जो थे वो चित्रों के रूप में थे, और इसलिए इसको हम लोग चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। ये कुछ बातें थी आपका हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में, और इसी के साथ हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो कला का विभिन्न रूप था उस रूप का अध्ययन हम लोग समाप्त करते हैं। हड़प्पा कालीन कला के विभिन्न पक्षों को देखने के पश्चात, विभिन्न रूपों को देखने के पश्चात, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंतिम हिस्से, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात करेंगे। पतन के बारे में तो एक बात सबसे पहले समझ लेना है, जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विवादास्पद रही, पढ़ाई था हम लोगों ने, कई विचारधाराएं थी, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का पतन भी कहा जाता है कि विवादास्पद है। दोनों के दोनों प्राचीन भारतीय इतिहास के विवादास्पद मुद्दे हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर जाने से पहले थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि पतन का अर्थ क्या था। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में यहाँ पर पतन का अर्थ क्या था। लगभग 1900 BC में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1900 BC से हड़प्पा सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो गया। जिस महत्वपूर्ण आपके टाउन प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जल निकास प्रणाली वगैरह के बारे में पढ़ा, ऐसा प्रतीत होता है कि 1900 के लगभग वो समाप्त हो गया था। आपका सड़कों का अतिक्रमण होने लगा था, सड़कों पर कूड़े का ढेर मिलने लगा था, और ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के शहरों को खाली कर दिया था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो निर्माता थे, एक समय के पश्चात उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को छोड़ दिया, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को छोड़ दिया, और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनका मतलब है कि बसाव होने लगा। और यही प्रक्रिया जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के नाम से जानी जाती है। हाँ, जो फीचर्स हड़प्पा सभ्यता का था वो सभी फीचर लॉस कर गया। लोग जिंदा रहे, बिल्कुल रहे, लेकिन जिन चीज़ों को हमने हड़प्पन फीचर्स के अंतर्गत पढ़ा था वो फीचर्स खत्म हो गए, समाप्त हो गए, और इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता का पतन की प्रक्रिया कहते हैं, जो आपका कहा जाता है कि 1900 BCE में आपका शुरू हुई थी और 1750 BCE तक आते आते हड़प्पा सभ्यता लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के इस प्रक्रिया में इतिहासकार विभिन्न कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। सबसे पॉपुलर और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पहला जो कारण माना जाता है वो था हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बाढ़, फ्लड। और बाढ़ के संदर्भ में सबसे ज़्यादा उदाहरण जो लिया जाता है वो मोहनजोदड़ो का लिया जाता है, मोहनजोदड़ो का लिया जाता है। हमने पढ़ा भी था कि सिंधु नदी की बाढ़ ने मोहनजोदड़ो का 7 बार विनाश कर दिया था, और लोगों ने 7 बार मोहनजोदड़ो को बसाया था। तो फ्रीक्वेंट फ्लड इंदस नदी में, सिंधु नदी में फ्रीक्वेंट फ्लड जो था वो एक बहुत बड़ा कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ऐसा बतलाता है कि बाढ़ ने शहरों को डूबा। लेकिन अगर इस विचार पर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो ये उन्हीं, ठीक है, मोहनजोदड़ो का आपका कहा जाता है कि पतन बाढ़ से हुआ था, बाढ़ से हुआ था, बाढ़ से हुआ था। लेकिन कालीबंगन का पतन तो बाढ़ से नहीं हुआ। अन्य जितने भी स्थल थे सबका अलग पतन के अलग अलग कारण थे। तो हो सकता है कि मोहनजोदड़ो बाढ़ की वजह से तबाह हुआ हो, लेकिन बाढ़ की वजह से पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये पहला विचार था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में। दूसरा जो विचार माना जाता है आपका, कहा जाता है कि सूखा। हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है कि जो शहर वगैरह सब जो थे, ग्रामीण जीवन जो था, कृषि आधारित जीवन था, सब नदियों पर आधारित था। और ये कहा जाता है कि नदी किनारे, और इस संदर्भ में आपका कहा जाता है कि कालीबंगन का उदाहरण लिया जाता है। हाँ, जो आपका घग्गर नदी के किनारे आपका कहा जाता है कि अवस्थित था। घग्गर नदी इसी को कहा है घग्गर हाकरा नदी। और कहा जाता है कि घग्गर हाकरा नदी सूख गई और उसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो हम लोग यहाँ तक मानते हैं कि अगर नदी के सूखने से उस पर आधारित शहर का नष्ट हो गया तो यह बात कालीबंगन के मामले में तो सही प्रतीत होती है।
लेकिन यही बात मोहनजोदड़ो के मामले में तो सही प्रतीत नहीं होती। तो इसलिए इस कारण को भी, सूखा के कारण को भी हम लोग संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं मान सकते हैं, कारण नहीं मान सकते हैं। तीसरा जो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, कि कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करने वाले आपका कहा जाता है कि आर्य लोग थे। हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करने वाले आर्य लोग थे, और आर्यों का आक्रमण हुआ था हिंदुस्तान पर, और उन्हीं लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया, हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया। इस बात का प्रमाण मिलता है, ऋग्वेद में एक शब्द है जिसका नाम है हरियुपिया, 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 हरियुपिया। और इतिहासकार बतलाते हैं कि हरियुपिया जो था ये बेसिकली हड़प्पा का अपभ्रंश है, और हरियुपिया एक युद्ध स्थल के रूप में आपका कहा जाता है कि वर्णित है। तो इसी आधार पर कुछ इतिहासकार स्ट्रांगली कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के लिए आर्य लोग जिम्मेवार थे, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और हरियुपिया इसका उदाहरण था आपका। परंतु जो आपका कहा जाता है कि हमारा जो कालक्रम है, उस कालक्रम में हम लोग मानते हैं कि 1750 BC में ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था, और ये भी हमारा एकदम परमानेंट प्रूफ है कि आर्यों का आगमन हिंदुस्तान में 1500 BC से पहले नहीं हुआ था। कहने का मतलब है कि आर्यों के आगमन से पहले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था, और इसीलिए हम लोग आर्यों के आक्रमण को भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं मानते हैं। कुछ इतिहासकार आग, चानूदारो ऐसे स्थल के बारे में कि वहाँ पर आग लग गई थी, भगदड़ मच गई थी, और उस शहर का पतन हो गया था। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विभिन्न विचारधारा प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इन विचारधारा को देखने से एक चीज़ बस हम लोग को समझ लेना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रत्येक शहर था वो अलग अलग कारणों की वजह से आपका उसका पतन हुआ था, और जो कॉमन कारण था, जो सबसे एक उस क्षेत्र का जो कारण था, वो कहा जाता है उस क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलन। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के विभिन्न आपके स्रोतों का अपना उपयोग करते थे। उपजाऊ मिट्टी मिली, उस पर आपका कहा जाता है कि कृषि कार्य किया करते थे, कृषि कार्य किया थे। हाँ, लेकिन कभी भी आपका कहा जाता है कि मिट्टी को उसका न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए कभी भी फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग नहीं किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे उस क्षेत्र की मिट्टी जो थी, मिट्टी की उत्पादकता कम हो गई। दूसरा, उस क्षेत्र में जो बतलाते हैं पर्यावरण संतुलन में लोग कि वर्षा की कमी हो गई। हम लोगों ने पढ़ा था कि ईंट को पकाने के लिए पकी ईंट का इस्तेमाल व्यापक रूप से होता था। ईंटों को पकाने के लिए आपका लकड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था, लकड़ी को जलाकर ही मिट्टी को पकाया जाता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ईंट को पकाने के लिए जो आवश्यक लकड़ियाँ थी उसके लिए मतलब है कि बहुत सारे वनों की कटाई कर दी। हाँ, पूरा आपका कहा जाता है कि वन का एकदम कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा कटाव इस क्षेत्र में होने लगा, और इसने उस क्षेत्र के वर्षा को प्रभावित किया, और वर्षा की मात्रा कम हो गई। वर्षा की मात्रा कम होने से नदियों में पानी कम हो गया, पानी का स्रोत थोड़ा सा कम हो गया, और अंततः कृषि, इसका सबका बुरा असर पड़ा कृषि पर। उर्वरता की कमी और पानी की कमी, और कृषि आपका व्यवस्था जैसे ही लड़खड़ाई, आपका कहा जाता है उसी पर टिका हुआ था हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण, और वो भी धीरे धीरे आपका कहा जाता है कि पतन के रास्ते पर अग्रसर हो गया। तो इस तरह से जब तक पर्यावरण सपोर्ट में था हड़प्पा सभ्यता के, तब तक हड़प्पा सभ्यता चलता रहा। लेकिन पर्यावरण का दोहन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इतना ज़्यादा किया कि उस दोहन के पश्चात जो असंतुलन पैदा हुआ, प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हुआ, उसी असंतुलन ने हड़प्पा सभ्यता के लिए जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों को नष्ट कर दिया, और उस पर आधारित जो हड़प्पा सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के बीच सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।